Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेट-जेप का नियम तथा हुन्स-डीगर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द सेट-जेप रूल एंड हुन्स-डीगर रिएक्शन बाय द गिवन एग्जांपल। ठीक है ना, बाय द गिवन एग्जांपल। ठीक, चलो भाई। तो देखो, सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट-जेप नियम के बारे में बात करेंगे, फिर हुन्स-डीगर अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखो, सेट-जेप का नियम जो होता है वो एक्चुअल में एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्या कहता है ये कहता है कि अगर कोई भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो, एलिमिनेशन का मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, सपोज यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हो, यहाँ से OH हटा रहे हो, या फिर इस कार्बन एटम से आप H हटा रहे हो, इससे Br हटा रहे हो, तो इसका मतलब आपने HBr हटाया तो बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ज्यादातर रिएक्शन में क्या होता है कि एल्कीन बनता है, और एल्कीन बनने पर ये सेट-जेप का नियम ये कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, यानी कि जो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन होती है, वो ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि वहां पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगा देते हैं और उसकी वजह से उसका स्थायित्व जो होता है ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो खैर, हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बाद में बात करेंगे। कुल मिला के पॉइंट क्या है वो जरा हम देखते हैं। देखिए, ये नियम ये कहता है, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, अभी मैं एग्जांपल से भी आपको समझा रहा हूँ। लिखा है कि इस नियमानुसार किसी विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन सबसे अधिक स्थायी होता है और मुख्य उत्पाद बनाता है। सबसे प्रतिस्थापित एल्कीन कैसे पहचानेंगे? वह एल्कीन जिसमें द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्किल समूह लगे होते हैं। ठीक है ना। कोई भी एल्कीन सबसे अधिक प्रतिस्थापित है, कैसे पहचानोगे? तो आप डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो कि उसमें एल्किल समूह किसमें ज्यादा लगे हैं। जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एल्किल समूह ज्यादा लगे होंगे वही जो होगा अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन होगा, और सेट-जेप के नियम से वो ज्यादा स्थायी होगा। जबकि दूसरा उत्पाद गौण उत्पाद के रूप में होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे मैंने लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन का डिहाइड्रोहेलोजिनीकरण, 2-ब्रोमोब्यूटेन लिया, तो अब यहाँ पर तुमको समझ आ रहा है कि ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पे ब्रोमो लगा दिया तो 2-ब्रोमोब्यूटेन बन गया। ठीक है ना। अब इसकी मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया की। आपको पता है कि अल्कोहलिक KOH जो होता है वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनीकरण के लिए यूज किया जाता है। अब क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हटा, और कौन हटा, हेलोजन हटा। मेरे पास में ये हेलोजन है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। इस हाइड्रोजन के पास में 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस तो ये वाली है कि ये इस हाइड्रोजन को हटा दे, पहली चॉइस जो है उसके पास ये है कि ये इस हाइड्रोजन को हटा दे, और दूसरी चॉइस इसके पास ये है कि ये इस हाइड्रोजन को हटा दे। अगर मैंने पहली चॉइस को लिया, मान लो कि मैंने ये लिया, तो यहां से ये हट गया, और हटने पर पहले केस में जो है यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, और बाकी ऐसे का ऐसा CH2 CH3, तो यहां पर इस तरह से आ गया। मैंने कहा भाई जरा इसका IUPAC नेम बता दो, तो तुमने कहा सर 1 के बाद इन है, तो ये ब्यूट 1 हो जाएगा, तो तुमने बोल दिया कि सर ब्यूट 1 है। अब इसके बाद दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस ये हो सकता है कि ये Br जो है इस हाइड्रोजन के साथ में हट जाए, और इस हाइड्रोजन के साथ जब हटेगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री, यहां डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या बना, ये हो जाएगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना। मैंने कहा जरा इसका नाम बताओ, तो तुमने बोला सर 1 2 3 4, 2 के बाद इन है, तो ये ब्यूट 2 हो गया। अब मैंने कहा भाई सेट-जेप के नियमानुसार हमको यहां पर देखना है कि कौन सा ज्यादा स्थायी है। तो प्रैक्टिकली ये देखा क्या गया है कि ये जो होता है वो 80% बनता है, और ये जो होता है वो 20% बनता है। 80% जो है वो आपका ब्यूट 2 बनता है, और 20% जो है वो क्या बनता है, 80% ब्यूट 2 बनता है, और 20% ब्यूट 1 बनता है। अब मैं देख लूं कि इसका सेट-जेप का नियम यहां पर लग रहा है, तो चलो भैया डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, तो ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड हैं, इन्हीं पे हमको फोकस करना है। इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एल्किल समूह लगा है इधर साइड? नहीं लगा है, दोनों हाइड्रोजन लगे हैं। इधर कुछ लगा है? हाँ भाई लगा है, एक एल्किल समूह लगा है इथाइल, तो यहां पर एक एल्किल समूह जो है वो इथाइल लगा हुआ है। चलो भाई इधर साइड आ जाओ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एल्काइल समूह लगा है? हाँ लगा है। कौन लगा है? मिथाइल लगा है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कुछ लगा है? हाँ भाई लगा है। कौन लगा है? मिथाइल लगा है। तो यहाँ पर 2 एल्किल समूह लगे हैं, ठीक है ना।
सेट जब आपसे कहते भी हैं कि जो वो ज़्यादा स्थायी होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ब्यूटूइन जो होगा वो मेजर क्यों है। ठीक है ना, यहाँ पर एल्किल समूह ज़्यादा है और यहाँ पर एल्किल समूह कम है। तो इस तरह से हिंदी मीडियम लिखेंगे। अब इसके जस्ट बाद मैं इंग्लिश मीडियम का मैटर लिख रहा हूँ। इस मीडियम देखते हैं। सेट जब रूल लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन द एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। Alkene in which the double bonded carbons have more number of alkyl groups, while the other product is a minor product. For example, the dehydrohalogenation reaction of 2-bromobutane। और इसमें वही कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये मान लिया मैंने, दूसरी कंडीशन ये वाली मान ली है। ठीक है ना, और इसमें 2-ब्रोमोब्यूटेन का मैंने अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो ब्यूटवनीन 20% बनता है और ब्यूटूइन 80% बनता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मान लो अगर 3 एल्काइल ग्रुप होते तो वो और परसेंटेज उसका ज़्यादा होता, 4 होते तो और सबसे ज़्यादा होता। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हम देखते हैं। ठीक, चलिए अब हुन्सडीकर रिएक्शन को देखते हैं। हुन्सडीकर रिएक्शन को हम एक नाम और भी देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि इसमें लिखा होता है बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब इसके नाम के आगे जो है वो बोरोडीन लिखा होता है, बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। ठीक है ना, तो हुन्सडीकर रिएक्शन के नाम से वैसे ये फेमस है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 तथा CCl4 के, CCl4 एक जो होता है वो न्यूट्रल जो होता है सॉल्वेंट होता है, निष्क्रिय सॉल्वेंट होता है, के साथ गर्म करने पर एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मतलब है कि ये बिकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है। बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया वो होती है जहां पर किसी अणु के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। ज्यादातर कार्बोक्सिलिक अम्ल या उनके लवण जो होते हैं वो बिकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि भैया उसका फॉर्मूला होता है RCOH, तो यहां से CO2 निकलना जो होता है वो क्या आसान होता है, इसलिए बिकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक, दूसरा आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रही है। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड बन रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। मिथाइल ब्रोमाइड तो मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है ना, तो ब्रोमीन जो होगा वो एल्काइल ग्रुप में लग रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, ब्रोमीनीकरण की। ब्रोमीनीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में जब आप ब्रोमीन लगा देते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती क्या है, ब्रोमीनीकरण या हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण आपको पता होगा, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का लगना। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको दिखा रहा हूं, फिर समझ में आएगा। मैंने लिखा कि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 तथा CCl4 के साथ गर्म करने पर एल्काइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ब्रोमीनीकरण, बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, उदाहरण मैंने दिया हुआ यहाँ पर एसिटिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 CCl4 के साथ करने पर मेथिल ब्रोमाइड बनता है। मेरे पास एसिटिक अम्ल है, क्या फॉर्मूला है इसका, CH3COOH। Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये क्या करता है, सिल्वर सॉल्ट बना देता है। तो इसने क्या किया, सिल्वर एसीटेट बना दिया। अब जैसे हम Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया बिकार्बोक्सिलीकरण। अब यहाँ पर एक Br लग जाएगा और एक Br यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, CH3Br बन जाएगा और यहाँ पर AgBr बन जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस अभिक्रिया का प्रयोग जो होता है कार्बन शॉर्टेनिंग में भी करते हैं। ये अभिक्रिया जो है वो क्या है, कार्बन शॉर्टेनिंग प्रोसेस भी है। कार्बन शॉर्टेनिंग का मतलब जो होता है वो होता है कि किसी भी अभिकारक में कार्बन ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन जो उत्पाद बनता है उसमें कार्बन शॉर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। वैसे भी CO2 का निकलना एक कार्बन को कम कर देता है, तो इसलिए ये क्या है, कार्बन शॉर्टेनिंग प्रोसेस है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं। इंग्लिश में मैं लिखा, अब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। अब इसमें लिखा है कि इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद Br2 CCl4 फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रोमिनेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। जैसा कि पहले मैंने बताया हुआ हिंदी में कि ये जो है वो ब्रोमीनीकरण और डिकार्बोक्सिलीकरण की है। ब्रोमीन ऐड हो रहा है, ब्रोमिनेशन, और CO2 निकल रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन।
फॉर एग्जाम्पल लिया हुआ कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और हीटिंग विद Br2CCl4 फॉर्म मेथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया, Ag2O के साथ रिएक्शन कराई, इसने सॉल्ट बना दिया, क्या सिल्वर एसीटेट बन गया, ठीक है ना। और इसकी Br2CCl4 के साथ रिएक्शन की तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा और ये CH3Br CO2 और AgBr बन गया, ठीक है ना। यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ब्रोमीन लग रहा है तो ब्रोमिनेशन हो गया और CO2 निकल रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। साथ में रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने 1 है। कार्बन शॉर्टेनिंग प्रोसेस हो गई, यानी ये कार्बन कम करने की प्रोसेस हो गई। पहले ही बताया कि CO2 निकल रही है तो फिर ये कार्बन प्रोडक्ट में कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें।